मैं आपको उत्तर भारत की लगभग 30 महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो कि पूरे के पूरे उत्तर भारत को कई रूपों में प्रभावित करती है। अब आप सोचेंगे कि एक नदी परियोजना क्या होती है। देखो, नदी परियोजना का सीधा सा मतलब यह होता है कि किसी नदी के पानी को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करने की योजना। जैसे कि सिंचाई के लिए उस पानी का इस्तेमाल करना। सिंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा? नहरें खोदनी पड़ेगी। इसके अलावा बिजली का उत्पादन करना। बिजली का उत्पादन करने के लिए प्लांट बनाने पड़ेंगे। उसके अंदर पानी जाएगा, टरबाइन घूमेगी, बिजली बनेगी। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण। ऐसा होता है कि कभी कभी नदी के अंदर बहुत पानी हो जाता है, तो उसको दूसरे रास्ते भेज दो ताकि नदी में बाढ़ ना आए। इसके अलावा उसी पानी से पेयजल आपूर्ति करना, यानी कि पीने का पानी उपलब्ध करवाना, या फिर जहां पे बांध और नहरें बनी हैं वहां पे घूमने फिरने की जगह बनाना, जिससे कि पर्यटन आसान हो जाए और पर्यटन से पैसा आए। तो एक ही पानी से कितने काम हो रहे हैं? सिंचाई भी हो रही है, बिजली उत्पादन भी हो रहा है, बाढ़ नियंत्रण भी हो रहा है, पेयजल आपूर्ति भी हो रही है और पर्यटन से पैसे भी कमाए जा रहे हैं। तो एक नदी के पानी से ही अलग अलग कामों को करने की जो योजना होती है, उसे ही नदी परियोजना कहा जाता है। अब चूंकि आपको पता है कि भारत में कई सारी नदियां हैं, उन नदियों की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं छोटी मोटी, तो ऐसे में परियोजनाएं भी बहुत सारी होंगी। तो आज मैं आपको उत्तर भारत की लगभग 30 नदी परियोजनाओं के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको वो संबंधित राज्य भी बताने वाला हूं जो इन परियोजनाओं से, नदी परियोजनाओं से प्रभावित होते हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई राज्य इस परियोजना से प्रभावित कैसे होगा? तो देखो, कई तरीके से प्रभावित हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है इन परियोजनाओं का। बांध होगा, सिंचाई योजनाएं होंगी, जल विद्युत बनेगी, तो जाहिर सी बात है राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो ऊंची हो जाएगी, मतलब मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा चूंकि सिंचाई हो रही है तो कृषि से जो होने वाला लाभ है वो भी मिलेगा। साथ ही चूंकि आप बांध बना रहे हो, परियोजना बना रहे हो, तो उसके चलते रोजगार का भी सृजन होगा। तो आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है किसी भी राज्य के लिए इन परियोजनाओं का। इसके अलावा जहां भी ये परियोजना लगाई जाती है उसके आसपास वन्य जीव संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी होता है। भाई, आप पानी की पूरी परियोजना लगा रहे हो तो उसके आसपास जो वन्य जीव रहेंगे उनका संरक्षण भी करना पड़ेगा, साथ ही उस एरिया के अंदर प्रदूषण नियंत्रण भी करना पड़ेगा। तो इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ते हैं। तो ये सभी परियोजनाएं अपने आप में कई राज्यों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस लिस्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग सतलज नदी के साथ। सतलज नदी पे लगभग 4 परियोजनाएं बनी हुई हैं। सबसे पहले आती है सबसे महत्वपूर्ण परियोजना, जिसको आप भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से भी जानते हो। भाखड़ा नागल परियोजना 1940 के दशक में शुरू हुई और 1963 में जाके पूरी हुई थी। ये इतनी बड़ी परियोजना है कि इससे कई राज्य प्रभावित होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान और हरियाणा के इलाकों में भी पानी जाता है इसकी परियोजना की वजह से, तो ये सब प्रभावित होते हैं। इसके बाद अब बात करोगे इंदिरा गांधी परियोजना की। ये भी सतलज नदी पे बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये अकेली सतलज नदी पे नहीं बनी हुई है, ये ब्यास पे भी बनी हुई है। मतलब सतलज और ब्यास दोनों नदियों पे परियोजना बनी है इंदिरा गांधी परियोजना। इसकी शुरुआत 31 मार्च 1958 को हुई थी और इसका निर्माण 1978 में जाके पूरा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्य जो हैं वो इस परियोजना से प्रभावित होते हैं। तो इंदिरा गांधी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद एक और परियोजना है जो सतलज नदी में बनी हुई है और वो है नाथपा झाकरी परियोजना। याद रखो, नाथपा झाकरी परियोजना। इस नदी का जो निर्माण कार्य है वो लगभग 2004 में पूरा हो गया था और ये परियोजना स्पेशली हिमाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसे आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के लिए है नाथपा झाकरी परियोजना। इसके बाद सतलज पे एक और परियोजना है जो कि है कोलदाम परियोजना। याद रखो, कोलदाम परियोजना। इसका निर्माण कार्य अभी हाल ही में 2015 में पूरा हुआ था, यानी कि लगभग 9 वर्ष पहले। और ये परियोजना भी हिमाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो 4 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हो जाती हैं। एक है भाखड़ा नागल, एक है इंदिरा गांधी, एक है नाथपा झाकरी और एक है कोलदाम परियोजना। चारों सतलज नदी पे बनी हुई हैं और चारों ही जो हैं वो उत्तर भारत के इंपॉर्टेंट राज्यों को प्रभावित करती है, तो याद रखना। इसके बाद अगर ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास पे लगभग 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं बनी हुई हैं, जिसमें से एक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, इंदिरा गांधी परियोजना, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को प्रभावित करती है। इसके अलावा ब्यास पे एक परियोजना और है जो कि है पौंग परियोजना। पौंग परियोजना, याद रखो, इसका निर्माण लगभग 1978 में पूरा हुआ था और हिमाचल प्रदेश के लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पौंग परियोजना। तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश के लिए जरूरी है और ब्यास नदी पे ही बनी हुई है और वो है मंडी परियोजना। मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण तो आजादी से पहले ही शुरू हो गया था, 1933 में शुरू हुआ था ब्रिटिश काल के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो तीनों को आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी, पौंग और मंडी परियोजना, तीनों ही ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई हैं। इसके बाद बात करें चेनाब नदी के बारे में, तो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। इस नदी पे लगभग 3 नदी परियोजनाएं बनी हुई है जो तीनों ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आती है सलाल परियोजना, उसके बाद आती है बगलिहार परियोजना और उसके बाद आती है दुलहस्ती परियोजना। इन तीनों में सबसे पुरानी परियोजना सलाल परियोजना है जो कि 1970 के दशक में शुरू हुई थी और 1987 में जाके पूरी हुई थी।
यानी कि इसका पहला चरण 1987 में पूरा हुआ था। इसके अलावा जो बगलिहार परियोजना है वो 1999 में शुरू होकर 2008 में पूरी हुई थी, और जो आपकी दुलहस्ती परियोजना है ये 2007 में पूरी हुई थी। इन तीनों नदी परियोजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके, ऊर्जा निर्मित की जा सके, जल विद्युत ऊर्जा, उसके अलावा पानी का इस्तेमाल हो सके खेती के लिए। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है चेनाब नदी। इसके बाद अगर रावी नदी के बारे में बात की जाए तो रावी पे दो नदी परियोजनाएं बनी हुई हैं। एक तो है चमेरा परियोजना जो लगभग 1994 के अंदर शुरू हुई थी, और बन सकता है टनकपुर परियोजना को अलग से याद रखना। बात करें गंडक नदी के बारे में तो गंडक नदी पे भी एक परियोजना बनी हुई है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मेरे हिसाब से इससे इंपॉर्टेंट परियोजना फिलहाल भारत में कोई नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तीनों जगह सिंचाई का पानी भी पहुंचाती है। इसके अलावा जल विद्युत का निर्माण भी होता है, रोजगार सृजन भी हुआ है। तो इस परियोजना को तो आप बिल्कुल याद रखना, गंडक नदी परियोजना। अगर बात गंडक नदी की हुई है तो कोसी नदी की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोसी नदी पे बनी हुई है कोसी परियोजना जो कि 1954 में शुरू हुई थी। अब आपको ये बात मालूम है कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदलती है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बिहार ही नहीं, नेपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोसी जो है वो सप्त कोसी से बनती है। उसके पीछे लगभग छोटी बड़ी 7 ऐसी नदियां होती है जिससे कोसी बनती है, और वो कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। नेपाल से उसका पानी आता है, तो नेपाल के लिए भी वो पानी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी वजह से कोसी परियोजना जो है वो बिहार और नेपाल दोनों को ही प्रभावित करती है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आती है रिहंद नदी। रिहंद नदी पे एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है 1962 में पूरी हुई थी, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कई नदियों का पानी उसके अंदर लगता है, और रिहंद भी उसमें से एक है। तो इस परियोजना से नहर बना के बहुत सा पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें सोन नदी के बारे में तो सोन नदी पे बनी हुई है बाण सागर परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है। बाण सागर परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों जगह को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, याद रखना, बाण सागर परियोजना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नदी आती है जो कि है चंबल नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। इस पे 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं बनी हुई है। एक है चंबल परियोजना जो कि सीधे सीधे मध्य प्रदेश और राजस्थान को प्रभावित करती है। एक है गांधी सागर परियोजना जो कि 1960 के दशक में बनी थी, जो कि मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है। और एक है जवाहर सागर परियोजना जो कि 1972 में पूरी हुई थी, और ये मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है। तो 3 परियोजनाएं हैं। एक है चंबल परियोजना, नाम से याद रह जाएगा। एक है गांधी सागर और एक है जवाहर सागर। गांधी और नेहरू से आप इसको याद रख सकते हो। ये जाके मिलती किस में है? यमुना में मिलती है। तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो कई नहरें हैं वो इसी से निकल के जाती हैं, चंबल से। तो इसे आपको याद रखना है। अगर बात चंबल की हो रही है तो बात बेतवा की भी करनी पड़ेगी। आपको पता है बेतवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है जो कि एक परियोजना के तहत बना है। उस बांध का नाम है माता टीला बांध, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये पूरी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहरें सप्लाई करती हैं। कहने का अर्थ है कि नहरों से पानी सप्लाई करती हैं, जिससे कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो बेतवा को इंपॉर्टेंट माना जाता है, चंबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें दामोदर नदी के बारे में तो दामोदर नदी पे बनी हुई है दामोदर घाटी परियोजना। अब इसका नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये पश्चिम बंगाल जाती है। ये नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये हुगली नदी में जाती है। और हुगली नदी किसकी वितरिका है? गंगा नदी की है। जाहिर सी बात है, आपको पता है इंडिया बांग्लादेश समझौता हुआ था, तो जो पानी है वो आधा आधा बढ़ता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो जो आधा पानी है वो हुगली में आता है, और हुगली की ही सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी पे ही परियोजना बनी हुई है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए नहरें सप्लाई करने का काम ये करती है। तो इसे आपको याद रखना है। इसी तरीके से इसी एरिया में एक मयूराक्षी नदी भी है जिसपे मयूराक्षी परियोजना बनी हुई है। मयूराक्षी नदी परियोजना जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इसे भी आप साथ के साथ याद रखना। दामोदर घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना दोनों ही झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, जरूरी। तो इसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद बात करें गंगा नदी की। जाहिर सी बात है, अगर हम सबकी बात कर रहे हैं तो गंगा की बात कैसे नहीं करेंगे। गंगा तो भारत की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। गंगा पे एक परियोजना बनी हुई है फरक्का परियोजना, नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर है ये जो परियोजना है ये हुगली नदी के लिए समझ लो कि जीवन दायिनी का काम करती है, क्योंकि हुगली का ज्यादातर पानी इसी परियोजना से बाहर निकलता है एक नहर के रास्ते। वो नहर कौन सी है इसका नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, याद रखना। उस नहर के पानी की वजह से हुगली नदी का जो प्रवाह है वो तेज हो जाता है और एक रास्ता बन जाता है, जल परिवहन का पूरा रास्ता बन जाता है। तो ये परियोजना इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के लिए, याद रखना। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं बचती हैं। एक है जो कामेंग नदी पे बनी हुई है जिसको कामेंग जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये जो परियोजना है पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर जल विद्युत जो है वो इसी परियोजना से बनता है। तो कामेंग नदी और कामेंग की जल विद्युत परियोजना दोनों को आपको याद रखना है। बात करें बराक और तुरवाई नदी के बारे में, दोनों नदियों के बारे में बात कर रहा हूं। बराक और तुईवाई नदी दोनों के ऊपर बनी हुई है
तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। ध्यान से सुन लो, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, जो कि पूरे मणिपुर के लिए जल विद्युत बनाती है। जी हाँ, जल विद्युत बनाती है मणिपुर के लिए, तो इसी वजह से मणिपुर के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और आखिर में आती है आपकी बराकर नदी, जिसपे बनी हुई है तिलैया परियोजना। बराकर नदी यानी कि झारखंड का एरिया है, पूरे झारखंड के लिए ये परियोजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंचाई का पानी भी मिलता है और जल विद्युत भी बनती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपकी लगभग 29-30 परियोजनाएं हो जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। अलग अलग नदियों के नाम से याद रखना, क्योंकि सवाल कैसे भी बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।